वेलकम टू साइबोर्ग अड्डा। हम लोग बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसी में भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस में, और ये 12th में भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि इसको बेहतर तरीके से समझा जाए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल की क्या ज़रूरत है। तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है, बेसिकली जो मेन है वो एक है CO2 और दूसरा है H2O। चूँकि इस दोनों की ज़रूरत बेहद है, और तभी लाइट और क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंस भी अपनी जगह है, तो जिसके थ्रू बनता है C6H12O6, जो हम लोग पीछे देख भी रहे थे। तो ये जो रॉ मटेरियल है CO2, ये रॉ मटेरियल जो CO2 है, तो ये कहाँ से आएगा? तो चूँकि अब प्लांट लेगा, हम लोग बात किए थे कि सराउंडिंग से भी लेता है CO2 पोर्स के थ्रू। तो ये जो CO2 है, तो यहाँ पे दो बात समझने की ज़रूरत है। पहली बात ये ज़रूरत है कि प्लांट्स कितने तरह के हैं। अब ये दिमाग में बात आई होगी कि प्लांट्स तो एक पानी में भी रहता है और एक लैंड सूखा में भी रहता है। तो जो प्लांट्स पानी में रहता है उसको हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, जो लैंड पे रहता है उसको टेरेस्टेरियल बोलते हैं। तो अब हम लोग जो बात करेंगे, तो ये कंडीशन होगा एक्वेटिक प्लांट। अब एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहता है, तो हम लोगों को मालूम है ऑलरेडी, पहले जिससे जान रहे हैं कि जो पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है। तो ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है, ये जो गेन करता है, गेन CO2 फ्रॉम डिजॉल्व्ड वाटर। डिजॉल्व्ड वाटर में जो CO2 है उसको ये गेन करता है, इसको ये लेता है। अब फिर ये एक्वेटिक प्लांट को होल सरफेस से लेता है, ये होल सरफेस से लेता है। तो इट गेन CO2 थ्रू होल सरफेस, या अपने होल सरफेस से एक्वेटिक प्लांट CO2 को लेता है, और वहाँ पे वाटर तो मौजूद ही है। तो इसलिए ये एक्वेटिक प्लांट जो गेन कर रहा है CO2, ये डिजॉल्व वाटर से कर रहा है, और ये अपना जो CO2 है जो होल सरफेस के थ्रू जो है उसका टच पानी में है। जब एक्वेटिक प्लांट है तो होल सरफेस उसका बॉडी पानी में टच है। लैंड में नो रूट नीचे है, फिर अदर जो स्टेम या अपर पार्ट से जो वाटर में डिजॉल्व नहीं है या वाटर में वो नहीं डूबे हुए हैं, तो इसलिए ये एक्वेटिक प्लांट का हुआ। तो इसको आप राइट डाउन कीजिए या इसके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी में हम लोग बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट के बाद टेरेस्टेरियल प्लांट। तो टेरेस्टेरियल प्लांट जो हो गया, जो हमारा लैंड पर रहता है। तो अब जो है टेरेस्टेरियल प्लांट, अब जो प्लांट टेरेस्टेरियल है, जो लैंड पर हम लोग देखते भी हैं, हम लोग उसको लगाते हैं। अमरूद है, अशोक है, बरगद है, नीम है, आम है, लीची है, जो हम लोग अवेयर हैं उस पेड़ से, उस पौधे से। तो वो सब तो हमारा लैंड पे है। अब जब ये लैंड पे है, तो इसमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अब ये जो लैंड पर है, तो ये अब कैसे करेगा। तो हम लोगों के बॉडी में जैसे पोर्स है, तो जस्ट लाइक पत्ते पर भी पोर्स होता है, उसी पोर्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। तो होता क्या है कि स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन देयर लीफ। तो क्या लिख सकते हैं? स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन देयर लीफ सरफेस। अब इस लीफ सरफेस पे जो स्टोमाटा है, उसके थ्रू सराउंडिंग से CO2 इंटर करता है। तो CO2 इंटर थ्रू पोर्स। कौन पोर्स? विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है, उस पोर्स के थ्रू, ये पोर्स के थ्रू, लीव्स पे बहुत सारे पोर्स होते हैं। जिस तरह हम लोगों की स्किन पे होता है, जिससे हम लोग स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है, जस्ट लाइक उस पर पोर्स होता है। और ये पोर्स जो है
जिसको हम लोग एज यूजुअल स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। इसके थ्रू यह CO2 को लेता है जो हमारे इस इन्वायरमेंट में है। तो राइट डाउन इट या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो ये उस स्टोमाटा है जो हमारे लीफ के सरफेस पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो हमारा सरफेस है तो इस पे क्या है कि ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या हो गया? पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ सरफेस। लीफ सरफेस पे जो पोर्स प्रेजेंट है वो हो गया स्टोमाटा। तो स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? तो स्टोमाटा का फंक्शन देखिए, पहली बात कि ये क्या करेगा? एक्सचेंज द गैस। एक्सचेंज द गैस, ये तो अभी पढ़ने के साथ ही बात समझ में आ गई होगी कि एक्सचेंज द गैस क्या है। ये एक्सचेंज द गैस, इसमें क्या है कि ये इनटेक करेगा। अभी आप हम लोग बात कर रहे हैं कि इनटेक ऑफ, किसका इनटेक हो रहा है? नॉट O2, CO2। इनटेक ऑफ CO2 का इनटेक होगा एंड रिलीज ऑफ O2। एक्सचेंज ऑफ गैस एंड इनटेक ऑफ CO2 एंड रिलीज ऑफ O2, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैस। CO2 भी ले रहा है और O2 उसी पोर्स के थ्रू दे रहा है। अब यहां पे हम लोग लेंगे एक्सचेंज ऑफ वाटर। हम लोग ये जो बात कर रहे हैं ये स्टोमाटा का फंक्शन है कि क्या करता है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैस भी करता है और ये एक्सचेंज ऑफ वाटर भी करता है। तो अब ये देखना है कि वाटर भी जो एक्सचेंज कर रहा है उस किस मोड में कर रहा है। बात आ रही समझ में ना, कि अगर ये वाटर का, ये अगर इस वाटर का अपने पोर्स के थ्रू जो आउट कर रहा है, इफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, हो सकता है कि ये अपने पानी को जो रिलीज कर रहा है वो उसका जो फॉर्म है वो वेपर के फॉर्म में है। तो जब यह वेपर के फॉर्म में होगा तो इसी को हम लोग बोल देते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो इसको ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। ट्रांसपिरेशन जो एक्सचेंज ऑफ वाटर, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ वाटर थ्रू द पोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। लेकिन अगर इफ the exchange of water through these pores, that means through the stomata, take place in the form of water droplet. If water droplet, तो यहां पे हम बात करेंगे कि water droplet, if अगर यह वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आउट हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको गटेशन बोलेंगे। इसको गटेशन बोलेंगे। इसका मतलब है कि ये स्टोमाटा का जो फंक्शन है, स्टोमाटा का फंक्शन हम लोग देख रहे हैं कि दो फॉर्म में है, एक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा है एक्सचेंज ऑफ वाटर। अगर ये एक्सचेंज ऑफ वाटर, इफ एक्सचेंज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, इफ इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स कॉल्ड द गटेशन। और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है तो वो CO2 ले रहा है और O2 को बाहर रिलीज कर रहा है। तो आई होप सो इसको आप बहुत अच्छे से बात समझ रहे होंगे। तो क्यों नहीं साइबोर गड्ढा को सब्सक्राइब किया जाए और अपने दोस्तों में शेयर किया जाए कि साइबोर गड्ढा को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और अभी इसका नीड भी ज़रूरत भी है। आपको हमेशा बायोलॉजी क्लास या और भी जो जानकारी है वो भी मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेंगे। लेकिन मनोरंजन भी मिलेंगे तो वो लिटरेचर की दुनिया से होगा और अच्छे अच्छे जीके और भी जानकारी भी इस साइबोर गड्ढा पे आप लोगों के लिए उपलब्ध हम कराएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, तो इसको राइट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा, तो स्टोमाटा काम कैसे करता है? नहीं, बात है कि स्टोमाटा काम कैसे करता है।
तो ये हो गए, ये जो स्टोमाटा का हम पिक बना रहे हैं तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी होगा, और ये जो पोर्स बन रहा है, ये जो पोर्स बन रहा है इसको बोलते हैं स्टोमाटा। इस पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। अब ये जो स्टोमाटा है ये स्टोमाटा, अब यही स्टोमाटा ओपन होगा, खुलेगा। तो जब खुलेगा तभी तो एक्सचेंज ऑफ कोई चीज होगा, और जब उसको अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या करेगा, उसको क्लोज करेगा, बंद करेगा। तो ये ओपन कैसे होगा, क्लोज कैसे होगा? जब इस गार्ड सेल में वाटर आएगा तो ये स्वेल करेगा, फूलेगा। इफ गार्ड सेल स्वेल, क्यों? बिकॉज इंटर ऑफ वाटर, देन स्टोमाटा विल बी ओपन। जब वही पानी उसमें से रिलीज हो जाएगा, आउट हो जाएगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इफ वाटर इंटर इन गार्ड सेल, देन गार्ड सेल स्वेल, सो स्टोमाटा ओपन। एक कंडीशन दूसरा, व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम गार्ड सेल, देन इट श्रिंक, सिकुड़ जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, देन इट विल बी क्लोज, तब यह क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए स्टोमाटा का ओपन, खुलना और बंद होना ये डिपेंड करेगा गार्ड सेल पे। तो गार्ड सेल, और कैसा होगा गार्ड सेल का शेप, तो गार्ड सेल का शेप बीन लाइक हो जाएगा, दिखने में भी लग रहा है बीन लाइक स्ट्रक्चर। जो हम लोग साग सब्जी खरीदते हैं, सेम का बीज देखिए, राजमा का बीज देखिए, वो बीन लाइक शेप होता है, उसको आप इजीली देख सकते हैं। दोनों को, दो बीज लीजिए, दोनों को एक जगह कलेक्ट कीजिए, देखिएगा एक पोर्स बन जाएगा। ये एज यूजुअल घर पे करना चाहिए कि दो बीज लीजिए, सेम का या राजमा का, दोनों को एक साथ टच में लाइए, देखिएगा एक स्पेस बन जाएगा, लगेगा जस्ट लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो पोर्स बनेगा वही स्टोमाटा है, एज यूजुअल आप करके देख सकते हैं। और वही अब जो खुलेगा कब, बंद होगा कब, जब इसमें वाटर इंटर करेगा तो फूलेगा। जब किसी सेल में, गार्ड सेल में जब कोई वाटर जाएगा तो वाटर सेल होगा। हाइपोटोनिक हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में। तो जब कोई जो वाटर जाता है तो वो स्वेल होता है, वो कंडीशन होता है। फिर श्रिंक करेगा जब उसमें से आउट होगा, हाइपोटोनिक होता है, जो 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। और 9th क्लास के लेक्चर में फिर इसका हम डिटेल बताएंगे। तो इस तरह से ये स्टोमाटा काम करता है। तो इसको लिखे या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं कि लेट, ये लीफ है, प्लांट का लीफ है। अब ये लीफ है तो इस लीफ में, ये एक लीफ बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा बनाया है स्ट्रक्चर। तो इस लीफ है, तो लीफ में हमने बताया था कि मेजोफिल सेल्स होता है। तो मेजोफिल सेल में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा और बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो इस लीफ में अगर एक जगह माइटोकॉन्ड्रिया भी तो होगा। अगर यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो फंक्शन होगा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन होने के बाद इसमें से रिलीज होगा एटीपी एनर्जी, जिसका यूज होगा आगे रिएक्शन हम बताएंगे मैकेनिज्म में कि क्या इसका इस्तेमाल होगा, एज मिलिट्री पावर होगा इसका इस्तेमाल। NADPH भी आएगा, अलग बात है। तो यहाँ से एनर्जी आएगा और यहाँ से यह आउट क्या करेगा, तो CO2 को रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, CO2 को रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरेशन का यहाँ फंक्शन होगा। रेस्पायरेशन जो हमारा साइटोप्लाज्म में भी होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस वगैरह जो होता है, तो यहाँ CO2 होगा। यानी कि इसको हम लोग को ये समझना है कि ये रेस्पायरेशन साइट है।
रेस्पायरेशन साइट एज यूजुअल आप इस बात को समझिए कि यहाँ पर रेस्पायरेशन हो रहा है। तो एक बात और जान जाइए कि रेस्पायरेशन जो होता है हम लोग या पौधे दोनों सेम करते हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए O2 की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो यहाँ पर O2 वो लेगा ही। यानी कि यहाँ पर अगर हम C6H12O6 और प्लस O2 कर दें तो ये फॉर्म अलग है, पाइरूवेट में जाता है तो, लेकिन यहाँ पर होगा तो ये O2 का इस्तेमाल भी कर रहा है और O2 का इस्तेमाल करके रेस्पायरेशन हो रहा है तो CO2 ही आएगा। रेस्पायरेशन में हम लोग पढ़े भी हैं और जानते हैं रेस्पायरेशन में जो CO2 का ही प्रोडक्शन होगा एज यूजुअल। ये भी ऑर्गेनिज्म में लिविंग है बट रेस्पायरेशन सेम करेगा। लेकिन जो ये CO2 होगा तो इसके CO2, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट भी तो होगा, तो लेट यहाँ पर अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो अब क्या करेगा ये क्लोरोप्लास्ट, अब इस CO2 को इसमें ले लेगा। और ये चूंकि प्लांट है, यहाँ पे रूट है, तो हमने बताया था कि यहाँ पर H2O है, ये H2O फिर यहाँ आएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज या C6H12O6 बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, आपको याद होगा कि O2 रिलीज करेगा। ये जो बाई प्रोडक्ट होता है हम लोग बार बार जानते हैं, और ये बाई प्रोडक्ट इस लीफ से आउट होगा। तो कैसे आउट होगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि क्या पढ़ा कि स्टोमाटा है, तो स्टोमाटा कैसे है, तो यहाँ पर पोर्स है, लेट इस तरह के पोर्स बहुत सारे हैं। तो अब ये O2, ये जो O2 है यहाँ से ये रिलीज होगा बाहर। ये O2 हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। या इसका मतलब है पौधा, पेड़ इस CO2 को खुद यूज कर ले रहा है। हम लोग तो CO2 इन्वायरमेंट में देते हैं एज यूजुअल, आप भी जान रहे हैं, लेकिन पेड़ क्या है कि अगर उसके अंदर रेस्पायरेशन में CO2 यूज आ रहा है तो वो उसका इस्तेमाल भी कर ले रहा है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, अभी तो आपने कहा था कि सराउंडिंग से होता है, यस करेक्ट, तो इतना से इसका काम नहीं चलेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इसी पोर्स के थ्रू, इसी स्टोमाटा, ये क्या है लीफ पे जो स्टोमाटा अभी हम लोगों ने बात किया वही स्टोमाटा है, इस अब सराउंडिंग से CO2 को लेगा और यहाँ पर ये काम अपना फिर फंक्शन करेगा, यानी कि अपने अंदर जो CO2 उसको प्रेजेंट है उसका भी इस्तेमाल कर लेगा। तो ये जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो होगा ये सन है, तो सन के लाइट के प्रेजेंस में ये काम होगा। ठीक है, अब यही सवाल आपके मन में आएगा कि प्रश्न आता होगा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि सर कि पेड़ पौधे जो हैं दिन में तो ठीक है एज यूजुअल CO2 को लेते हैं और O2 देते हैं, लेकिन रात में वो क्या करते हैं कि हमारी तरह O2 लेते हैं और CO2 देते हैं। तो इसका वजह क्या है, चूंकि सनलाइट रात को नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा। जब ये फंक्शन नहीं होगा तो ये CO2 का यूज नहीं होगा। जब इस CO2 का यूज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये CO2 इसके अंदर भरेगा, तो ये CO2 अब जब ज़्यादा होगा क्वांटिटी में तो इसको रिलीज करेगा, तो इसको फिर ये रिलीज करेगा इसी पोर्स के थ्रू इस इन्वायरमेंट में, और उसके बदले O2 फिर लेगा, O2 लेगा इस रेस्पायरेशन के लिए, क्योंकि रेस्पायरेशन के लिए तो O2 चाहिए C6H12O6 को तोड़ने के लिए रेस्पायरेशन में। फिर हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे प्लांट एंड एनिमल दोनों में, तो अभी समझने के लिए तो यहाँ से ये रेस्पायरेशन करेगा तो CO2 आएगा, उस CO2 को ये क्लोरोप्लास्ट में ये इसको टेक कर लेगा, सनलाइट रहेगा और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल भी होगा। इसमें क्या मौजूद होगा, क्लोरोफिल भी होगा। क्लोरोफिल का टाइप ABCD भी हम लोग पढ़े हैं। तो और हाँ, और पिछले वीडियो में एक पेन ऑफ स्लिप था कि हमने C28 लिख दिया, जबकि C का क्लोरोफिल C का तो होगा C35H28O5N4Mg, ये सही है। सो इसके लिए सॉरी, बट तो यहाँ पर ये जो आएगा तो O2 रिलीज होगा। तो एज यूजुअल आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो स्टोमाटा पढ़ा या हमने अभी जो चर्चा किया कि कैसे CO2 का एंट्री हो रहा है, तो इस तरह से ये काम करता है। रिस्पायरेशन होगा, रिस्पायरेशन के थ्रू होते हुए यहाँ पर इसके क्लोरोप्लास्ट में आएगा, ये यूज़ करेगा, और O2 जो बाई प्रोडक्ट आता है, ये O2 बाई प्रोडक्ट हमारा ये इन्वायरमेंट में आता है और इसको हम लोग मैन लेते हैं। इसलिए तो हम कहते हैं कि मैन जो है बेगर है, भिखारी है। अगर पेड़ नहीं हो तो क्या यह हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा?
और अगर यदि सनलाइट भी नहीं हो तो क्या यह काम हो पाएगा? तो लाइफ के लिए, धरती पर जो लाइफ है उसके लिए लाइट का, सन का होना भी जरूरी है और पेड़ का भी होना जरूरी है। क्यों? बिकॉज ऑफ यदि हम लोग चाहते हैं इस अर्थ पे सस्टेन करें या कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहता हो इस पे सस्टेन करने। तो आई होप सो बहुत ही आसानी से आप ये बात समझ रहे होंगे। तो इसको राइट डाउन कर लें और इसे या इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार पुनः साइबोर्ग अड्डा को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग, अब मैं इसे रब करने जा रहा हूं। तो इसको रब कर देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक इसी पर एक पॉइंट याद आया कि कॉम्पनसेशन रेट, कॉम्पनसेशन रेट क्या होता है? इफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 इक्वल टू रेट ऑफ इनटेक ऑफ CO2। अगर ये होता है तो इसको कंपनसेशन रेट बोलते हैं। और ये कंपनसेशन रेट डीम लाइट में होता है। डीम लाइट में होता है। डीम लाइट का मतलब हो गया एट मॉर्निंग या एट इवनिंग, यानी कि इसी को कंपनसेशन रेट को बोलेंगे जब रेट ऑफ जो इनटेक हमारा CO2 हो और रेट ऑफ आउट ऑफ O2 हो। इस दोनों का जो रेट इक्वल होगा उसी को कंपनसेशन रेट बोलते हैं। और इस कंपनसेशन रेट को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो आई होप सो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, लेकिन एक कड़ी के साथ। कोई कड़ी टूटेगा नहीं, हर टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। इसलिए बच्चे इसे ध्यान से देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।